दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी ग्रेड परीक्षा के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न आपके आगामी अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी ग्रेड परीक्षा के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, सती प्रथा विरोधी आंदोलन में राजा राममोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है द्वारका नाथ टैगोर, राधाकांत देव, आनंद मोहन बोस या अक्षय कुमार दत्त। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, राधाकांत देव। दोस्तों याद रखिएगा, सती प्रथा विरोधी आंदोलन में राजा राममोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीहे दाऊद होने वाला या मसीहे दाऊद या होने वाला मसीहा और भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया था? तो सही उत्तर है गुलाम अहमद कादियानी। याद रखिएगा, गुलाम अहमद कादियानी ने स्वयं को मसीहे माऊद यानी होने वाला मसीहा और भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था। और गुरदासपुर के कादियान नामक कस्बे में 23 मार्च 1889 को इस्लाम के बीच एक आंदोलन शुरू हुआ जो अहमदिया आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुलाम अहमद कादियानी ने जो है मसीह माऊद या भगवान कृष्ण का अवतार घोषित किया था। अगला प्रश्न है, कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? ऑप्शन है मिर्जा कामरान, मेहदी ख्वाजा, मिर्जा अस्करी या मिर्जा हिंदाल। तो सही उत्तर मेहदी ख्वाजा। मेहदी ख्वाजा जो कि बाबर का बहनोई था, वो हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में उसके प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था। याद रखिएगा, मेहदी ख्वाजा। अगला प्रश्न है, शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए और तांबे के दाम में क्या संबंध था? 1 और 8 का, 1 16 का, 1 48 का और 1 64 का। तो सही उत्तर 1 और 64 का। दोस्तों शेरशाह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए और इसमें 167 ग्रेन सोने की असरफी, 178 ग्रेन का चांदी का और 380 ग्रेन तांबे का दाम शामिल था। और दोस्तों चांदी के रुपए और तांबे के दाम में 1 और 64 का विनिमय दर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सबसे पहले राजा की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, जहांगीर ने सबसे पहले राजा की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों के जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो सही उत्तर है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। दोस्तों आप जान लीजिए, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख के रूप में जाना जाता है। ये पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्रदामन द्वारा अंकित करवाया गया था और ये 150 ईसा पूर्व से मौजूद है। भारत में गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार में स्थित है और इससे ये पता चलता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? तो सही उत्तर तोलकाप्पियम। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, तोलकाप्पियम। ये द्वितीय संगम का एकमात्र शोध शेष ग्रंथ है। अगस्त ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में से एक तोलकाप्पियर द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। सूत्र शैली में रचा गया ये ग्रंथ तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। तो तोलकाप्पियम व्याकरण ग्रंथ है।
अगला प्रश्न है, देखिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो सही उत्तर तारकनाथ दास ने। और वर्ष याद रखिएगा 1908 में। 1908 में तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा है? तो सही उत्तर ये पुस्तक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक अपनी पुस्तक में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद को बांझ और बेश्या की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो सही उत्तर विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन डी। विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? वे सभा की कार्रवाई में भाग लेती थीं, सही है। वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थीं, सही है। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थीं, सही है। उनका विवाह यौवन प्रारंभ होने से पूर्व हो जाता था, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन डी ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है। अन्य कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में पाल शासकों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस एक कृषक समुदाय ने विरोध किया था? जाट, कैवर्त, गुर्जर या डोम? तो सही उत्तर कैवर्त कृषक समुदाय, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल में पाल शासकों के खिलाफ कैवर्त कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में दासकूट आंदोलन या 10 कूट आंदोलन से संबद्ध था? ऑप्शन है अकिंचन दास, रामदास, पुरंदर दास या रैदास? तो सही उत्तर पुरंदर दास, ऑप्शन सी। दोस्तों देखिए, दसकूट आंदोलन जो है ये कर्नाटक में 16वीं शताब्दी में चलाया गया था। ये एक धार्मिक आंदोलन था और इसके अन्य समर्थक व्यास राय थे, जिसके द्वारा दसकूट आंदोलन को जो है लोकप्रिय किया गया और ये निम्न वर्गीय आंदोलन बन गया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? आपको बताना है। सुवर्ण, गोधन, मकान या भूमि? तो सही उत्तर गोधन। गोधन जो है वो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप था। अगला प्रश्न है, मराठों की निम्नलिखित किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? सिंधिया, गायकवाड़, होलकर या भोसले? तो सही उत्तर याद रखिएगा होलकर ने। मराठों की होलकर शाखा ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखिए, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ऑप्शन है बलवन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर बलवन ने। दोस्तों बलवन ने गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वो गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। तो बलवन ने अपने आप को खलीफा का सहायक कहा है, जबकि मुबारक शाह, जिसे मुबारक खान भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था और आप जान लीजिए उसने खलीफातुल्लाह या भगवान का प्रतिनिधि शीर्षक धारण किया और मुबारक शाह ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, जबकि बलवन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, बीबी लाल या एच.डी. सांकलिया? तो सही उत्तर ये सिद्धांत बीबी लाल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग या बृहद कल्प सूत्र? तो सही उत्तर थेरी गाथा। क्यों? क्योंकि आप जान लीजिए थेरी गाथा थेरवाद बौद्ध धर्म में महिलाओं के आध्यात्मिक अनुभवों को दर्शाने वाला सबसे प्राचीन ग्रंथ है। थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा 300 वर्षों की अवधि में लिखी गई 73 कविताओं का संग्रह है
और आप जान लीजिए कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, न कि जैन धर्म से, जबकि आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहद कल्प सूत्र ये जैन धर्म से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप देखिए किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। ऑप्शन है मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर या शाह आलम द्वितीय। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि सही उत्तर मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1719 से 1748 था। इसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी। हीरानंद शाह, अमीचंद, फतेह चंद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर फतेह चंद, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, अंग्रेजों के आक्रमण से पहले जगत सेठ भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक माने जाते थे। उन्हें मूल रूप से फतेह चंद के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1723 में मोहम्मद शाह द्वारा उन्हें जगत सेठ की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया था। तो यहाँ पर देखिए किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया। तो यहाँ पर सही उत्तर सरोजनी नायडू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह या बारदोली कूच। तो सही उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। दोस्तों, सरोजनी नायडू प्रारंभ से आज़ादी के संघर्ष में सक्रिय थीं। उन्होंने धरसना नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी और सभी अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। और दोस्तों, आप जान लीजिए एक महिला थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये नमक सत्याग्रह में जुड़ने वाली पहली महिला थीं। और हजारों महिलाओं ने नमक सत्याग्रह आंदोलन में नमक बनाने से लेकर उसके विक्रय का कार्य किया था। इस सत्याग्रह में कुल 80,000 जेल भेजे जाने वाले लोगों में 17,000 महिलाएं थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था। मौर्य, नंद, सातवाहन या गुप्त। तो सही उत्तर आप जान लीजिएगा, मौर्य साम्राज्य समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तथ्यात्मक है कि अशोक ने कुल कितनी रातें धम्म यात्रा में बिताई थीं। 356, 256, 456 या 156। तो सही उत्तर 256। याद रखिएगा, अशोक ने कुल 256 रातें धम्म यात्रा में बिताई थीं। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो सही उत्तर अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। एम.एन. राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, आचार्य नरेंद्र देव या पट्टस ताड़ू पिल्लई। तो सही उत्तर आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था। ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू या मोहम्मद इब्राहिम को। तो सही उत्तर आप जान लीजिए, रफ़ी अहमद किदवई को 1937 के चुनाव के बाद यूपी के मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। उलेमा, खानकाह, शेख और सामा। तो सही उत्तर याद रखिएगा, उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है। उलेमा जो है ये आप जान लीजिए इस्लाम में धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र के विद्वान होते हैं। इनका संबंध सूफीवाद से नहीं है। अगला प्रश्न है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या बर्नी। तो सही उत्तर इब्न बतूता। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई और इसका वर्णन इब्न बतूता की पुस्तक रेहला से प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, कुषाण, मौर्य या वर्धन? तो सही उत्तर मौर्य राजवंश सबसे पुराना है और ये 322 से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया और इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 1852 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? खाने शामा, दीवाने अशरफ, मीर बख्शी या सद्र उस सुदूर? तो सही उत्तर दीवान ए अशरफ। दोस्तों, राजा टोडरमल एक योद्धा, एक योग्य प्रशासक और अनुकरणीय वित्त मंत्री थे। वो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक थे। उन्होंने एक उत्कृष्ट भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। 1582 में सम्राट ने उनको दीवाने अशरफ की पदवी दी थी और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक खत्री परिवार में हुआ था। अकबर के दरबार में उन्होंने एक मुंशी के रूप में सेवा की थी। अकबर उनकी प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर वजीर का पद अकबर ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वो किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो सही उत्तर मंगोलिया। मनसबदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी। ये मूल रूप से मंगोलियों की थी। भारत में इसकी शुरुआत अकबर ने की थी। मनसब का अर्थ होता है पद, दर्जा या ओहदा। तो याद रखिएगा, अकबर ने मनसबदारी प्रथा मंगोलिया से ग्रहण की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था? 1919, देखिए 1919, 1921, 1922 या 1926? तो सही उत्तर 1926। और भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट जो है 1926 में पारित हुआ और ये 1 जून 1927 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, बखर क्या है? ऑप्शन है गुप्तचरों की सूचना, विदेशी समाचार पत्र, इतिहास रचना के साधन या फिर राज की घोषणाएं? तो सही उत्तर बखर इतिहास रचना के साधन हैं। बखर या बखार मराठी गद्य में लिखी गई ऐतिहासिक कथा का एक रूप है। बखर मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चोलों के अंतर्गत टट्टोली कर कौन अदा करते थे? तो सही उत्तर है सुनार जो है ये चोल शासन में टट्टोली कर अदा करते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले और जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए ख्यात था? गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, गढ़वाल या काकतीय? तो सही उत्तर चालुक्य। दोस्तों याद रखिएगा, जो चालुक्य वंश के शासक थे इनके समय काल में जो है जैन मंदिरों का निर्माण किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महमूद शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, भोज परमार या होशंग शाह ने? तो याद रखिएगा, मांडू में जंतर महल नहीं है बल्कि ये जहाज महल है। मांडू में जंतर महल नहीं है, जहाज महल है। और आप जान लीजिए कि इसका निर्माण, मांडू में जहाज महल या जहाज पैलेस का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1469 से 1500 ईस्वी के बीच में हुआ। और आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मांडू में जहाज महल का निर्माण जो है ये गयासुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा। ठक्कर बापा, जिनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, इन्होंने जनजाति लोगों के संबंध में जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अगला है, निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सा एक 1816 में आरंभ हुआ और 1832 तक चला था? कोल विद्रोह, खासी विद्रोह, कच्छ विद्रोह या नैकड़ विद्रोह? तो याद रखिएगा कच्छ विद्रोह है। कच्छ विद्रोह आप जान लीजिए यह भारत के गुजरात राज्य के सुदूर पश्चिम का क्षेत्र है।
कच्छ का विद्रोह 1816 से 1830 तक चला था। ये भारत का पहला स्वदेशी विद्रोह माना जाता है जिसमें अंग्रेजों को भारत के कच्छ क्षेत्र से खदेड़ने का कार्य किया। चूँकि ये एक निश्चित क्षेत्रीय सीमा में होने वाला विद्रोह था, जिसके कारण विद्रोह ने 1857 की क्रांति के समान ख्याति हासिल नहीं की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये था 1920 का नागपुर अधिवेशन। याद रखिएगा, पहली बार नागपुर अधिवेशन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछा भी गया है कि विजयनगर के किस शासक ने गजवेटकर की उपाधि धारण की थी? गजवेटकर की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये था देवराय द्वितीय। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, देख सकते हैं आप। दोस्तों, देवराय द्वितीय ने गजवेटकर यानी हाथियों के शिकारी की उपाधि धारण की। देवराय द्वितीय का शासनकाल 1425 से 1446 जो है इसमें था और ये विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। अगला प्रश्न है, भारत की आय के लिए रक्षित भूमि को किस प्रकार पुकारा जाता था? राज्य की आय के लिए रक्षित भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो ये था खालसा भूमि। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? सूत्र, कृतांग, त्रिपिटक, महावस्तु अवदान या अवदान काल्पलता? तो सही उत्तर है सूत्र कृतांग। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, सूत्र कृतांग जो है ये प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है जो कि सूत्र के रूप में जो है वर्णित है। अगला प्रश्न है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्मस्थान था, इसका समर्थन किसके अभिलेख से मिलता है? कनिष्क, अशोक, धर्मपाल या हर्ष? तो सही उत्तर अशोक। अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है, देखिए बहुत ही थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है। आप देखिए, निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा घटना की सूचना दी थी? फिराक गोरखपुरी, बाबा राघव दास, विश्वनाथ मुखर्जी या दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने? तो सही उत्तर याद रखिएगा, दशरथ प्रसाद द्विवेदी। और चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी और इस घटना में यानी इस घटना के हिंसक हो जाने के या इस आंदोलन में हिंसा के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? ऑप्शन है महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या भगत सिंह? तो सही उत्तर महेंद्र प्रताप। पहले विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान जाकर महेंद्र प्रताप ने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई। वे इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति थे। 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित कराया था? नसीरुद्दीन महमूद, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह या अकबर? तो सही उत्तर शेर शाह। दोस्तों, शेर शाह अफगान शासक था, इसने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासक में से किसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ कर दिया था? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह या शाह आलम? तो सही उत्तर शाहजहां। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बैराट, नगरी, रैढ़ या नगर? तो सही उत्तर बैराट से। बैराट से राजा मिनांडर के 16 सिक्के मिले हैं। मिनांडर इंडो ग्रीक राजाओं में सबसे महान था। उसे पश्चिमी और भारतीय शास्त्री जो है रूप में माना जाता था। मिनांडर बौद्ध धर्म का संरक्षक था। 150 ईसा पूर्व में राजस्थान पर उसने हमला किया था और बैराट या विराट नगर से मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो ये है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में जो है राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है।
अगला प्रश्न है कलचुरी नरेश गांगेय देव के सिक्कों पर कौन सा विशिष्ट चिन्ह है? लक्ष्मी, अश्वारोही, हाथी या वृषभ? तो सही उत्तर लक्ष्मी। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कई मुद्राएं कलचुरी नरेश गांगेय देव की मिलती हैं। उनमें एक और गांगेय देव का नाम और दूसरी ओर लक्ष्मी की जो है प्रतिमा है। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर उद्भांड, ऑप्शन सी। याद रखिएगा उत्तरी पश्चिमी भाग में हिंदू शाही वंश भारत का पहला महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था। इसकी राजधानी उद्भांडपुर थी। उद्भांडपुर वर्तमान ओहिंद पाकिस्तान में है और प्राचीन समय में उत्तरी पश्चिमी भाग में हिंदू शाही वंश भारत का महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन या युगांतर? तो सही उत्तर महात्मा गांधी का संबंध इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन से है, वो युगांतर से संबंधित नहीं थे। अगला है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था? तो सही उत्तर लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण है कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? पल्लव, चोल, चालुक्य या राष्ट्रकूट? तो सही उत्तर पल्लव। महाबलीपुरम के शानदार रथ गुफा मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कराया। मंदिर की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्ति की सुंदरता पूर्ववर्ती पल्लव शासकों के कलात्मक जो है उसको दिखाती है, कलात्मकता को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र, न्याय सूत्र, सांख्य सूत्र या फिर वेदांत सूत्र? तो सही उत्तर न्याय सूत्र। दोस्तों न्याय सूत्र जो है न्याय दर्शन या न्याय सूत्र के प्रणेता गौतम ऋषि हैं। इन्हें मेघातिथि तथा अक्षपाद भी कहा जाता है। गौतम इनका गोत्र नाम था, इनका व्यक्तिगत नाम अक्षपाद था और ये भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है। अगला प्रश्न है किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची? बाजीराव प्रथम, माधवराव प्रथम, नारायण राव या बालाजी द्वितीय? तो सही उत्तर बालाजी द्वितीय यानी नाना साहब के समय में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी। अगले प्रश्न पर आते हैं कि मुगल काल में भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है। महसूल क्या होता था? तो सही उत्तर महसूल जो है ये वास्तविक राजस्व को कहा जाता था। अगला प्रश्न है किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है? तो सही उत्तर राशि चक्र का अंकन जहांगीर के सिक्कों पर मिलता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। मुगल बादशाहों में जहांगीर के सिक्कों से जहांगीर को कुछ खास लगाव था। जहांगीर ने कुछ समय के लिए राशि चक्रीय सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? अमीर खुसरो, बर्नी, शेख जमालुद्दीन या मीर हसन दहलवी? तो सही उत्तर शेख जमालुद्दीन। दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों में शेख जमालुद्दीन शामिल नहीं था, जबकि अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों में शामिल थे। अगला प्रश्न है किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्मू द्वीप स्वामी कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुद्रा राक्षस, महावंश, इंडिका या भद्रबाहु चरित? तो सही उत्तर महावंश में। महावंश श्रीलंका या सिंघल द्वीप का इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना महानामा द्वारा संभवतः 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी। महावंश बौद्धों का सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है और इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। इसकी रचना पाली भाषा में की गई है और इसी ग्रंथ में आप जान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्मूद्वीप का स्वामी कहा गया है और सम्राट अशोक और श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में जो विस्तृत सूचना है वो महावंश से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था जिसने न्यायालयों के कामकाज की भाषा बदलकर फारसी से अंग्रेजी कर दिया था? तो सही उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिक।
विलियम बेंटिक ने न्यायालयों के कामकाज की भाषा फारसी से अंग्रेजी कर दिया था। अगला प्रश्न है, किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर पढ़ा था? तो सही उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी महत्वपूर्ण जो है नरमदलीय नेता थे। 1906 की कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने की थी, जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये प्रश्न दोस्तों अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।